अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगी, वो सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपनी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, उसके अंदर आपको प्रॉपर टेस्ट की तैयारी करवाएँगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसमें हम आपको प्रॉपर पास्ट पेपर्स प्रोवाइड करने वाले हैं इन सीरीज़ के अंदर। इसमें हम आपको प्रॉपर एनालिसिस बताने वाले हैं कि आपने किसी भी टेस्ट का किस तरीके से एनालिसिस करना है, ठीक है? सो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। कौन सा इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन है जिसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं? तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। मार्स इज द प्लैनेट जो कि रेड प्लैनेट भी कहलाया जाता है एंड मार्स कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड जुपिटर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मार्स कहाँ लोकेट करता है या मार्स कौन सा प्लैनेट है, तो आपको पता होना चाहिए मार्स कौन सा है, चौथा प्लैनेट है। और मार्स किसके बीच में आता है? अर्थ एंड जुपिटर के बीच में आता है। ओके, ये फर्दर इंफॉर्मेशन डालने का भी सिर्फ यही मकसद है कि आपको इस पर्टिकुलर वर्ड मार्स से रिलेटेड जो कुछ भी हो वो आपको पता हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप हमारी वीडियो को देखते हुए नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं ताकि आपको जितनी भी डिटेल आपको एडिशनल डालनी हो आप लिखते जाएं। ठीक है, इससे आपको भी हेल्प मिलेगी। ओके ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो रिलेटेड टू आता है डिवीजन ऑफ द सिंध। पूछा गया है कि हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ द सिंध, सिंध में कितने डिविजन्स है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा, सिंध के टोटल डिवीजन है 7। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर एमसीक्यूज आ जाए तो वो कौन से 7 डिवीजन है सिंध के, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे, कल को कोई भी एमसीक्यूज आ जाए कि ये डिवीजन किसका है तो आपको पता होना चाहिए सिंध का है। तो हमारे पास सामने ये डिटेल है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा डिवीजन कौन सा आ जाता है, लाड़काना डिवीजन। और सेकंड सक्कर डिवीजन, थर्ड शहीद बेनजीराबाद डिवीजन, फोर्थ हैदराबाद डिवीजन एंड फिफ्थ मीरपुर खास डिवीजन, सिक्स हमारा आ जाता है कराची डिवीजन एंड सेवन जो है हमारा है बैंगलोर डिवीजन। अब ये जो सेवेंथ नंबर है ये थोड़ा और डिवीजन है, ये बहुत से जो सिंध में रहने वाले हैं उनको नहीं पता होगा या थोड़े बहुत फेमिलर होंगे, तो ये बता देता हूं मैं। ये दूसरा जो नाम छठा डिवीजन का, ठीक है, छठा डिवीजन का ये सेकंड नेम है बैंगलोर डिवीजन। तो आपको ये याद रहना चाहिए अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ बैंगलोर डिवीजन, दैट इज द छठा डिवीजन। ओके ओके, तो साइंस से क्वेश्चन जो आया है पास पेपर्स में वो है यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन डैश। यूरिन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? तो यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनीज के अंदर। ठीक है, आपको इसके अगर अगर मैं आपको फर्दर इस एमसीक्यू से रिलेटेड नॉलेज दूं, इसके ऑप्शन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें मुझे एक ऑप्शन वो नजर आ रहा है जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज आता रहता है। तो स्प्लीन, रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? हमारे स्प्लीन में बनते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये याद रहेगा। ओके, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है वो है रिलेटेड टू द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट हमारा कैपिटल कौन सा था, वो था हमारा कराची। जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारा कौन सा कैपिटल था, कराची था। नेक्स्ट जो हमारा कैपिटल शिफ्ट हुआ था वो शिफ्ट हुआ था इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस्लामाबाद ऑफिशियली कब पाकिस्तान का कैपिटल बना था, तो वो हमारा बना था 14 अगस्त 1967 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अच्छा, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि किसके रीजन में ये इस्लामाबाद कैपिटल बना था, तो वो था अंडर दी प्रेसिडेंट अयूब खान। तो ये भी याद रखना अगर आ जाए एमसीक्यूज के किसके रीजन में बना था, वो अयूब खान के रीजन में बना था कैपिटल। Okay, another question which comes from the science portion. The sun is a dash. sun क्या है? तो सूरज जो है वो एक स्टार है, ना सूरज प्लैनेट है, ना एलिमेंट है, ना एस्ट्रॉइड है। सूरज क्या है? एक स्टार है। इस एमसीक्यूज की फर्दर डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। इट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, तो ये किसने कहा था कि सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो अगर इस तरह का कोई आपको फ्रेज कभी नजर आ जाए तो आपने जो है ऑप्शन पे क्लिक करना है, वो आपका होना चाहिए कॉपरनिकस निकोलस। ठीक है, निकोलस कैपरनिकस ये बंदा था, इसने बोला था कि सन जो है ना वो सेंटर ऑफ क्या है, सोलर सिस्टम है।
ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट मुझे पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा है, वो ये जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊं ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रह जाए, क्योंकि कभी कभी होता है हमारी नज़रों से चीज़ें गुजरी होती हैं लेकिन जो है वो हमारे दिमाग में नहीं रहती, लेकिन अगर हम कुछ सुन लें तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा जल्दी बैठ जाता है। तो लेट मी टेल यू अबाउट द सन इज कंपोज्ड ऑफ टू मेनली कंपोनेंट्स। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स है, वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, तो सन किससे बना हुआ होता है, सन बना होता है हाइड्रोजन से एंड हीलियम से। होप आई एम क्लियर टू यू गाइस। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू जो आया है वो पूछा गया है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया है कि कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर, ये तो आप सबको पता होगा। तो हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ में जरूर पढ़ा होगा। तो हम चाहते हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि हमें पता तो चले आपको कितना अभी तक कितनी नॉलेज है आपके पास। और अगर नहीं हुई नॉलेज तो हम उस पर भी ज्यादा फर्दर डेप्थ में जाएंगे। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज डैश। तो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा, जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसकी अगर फर्दर हम डिटेल देखें, वजाहत देखें, तो जुपिटर जो है हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे पहले तो हमारी ये बात होगी। और जुपिटर जो है फिफ्थ प्लैनेट है। ठीक है, सोलर सिस्टम में जुपिटर जो है हमारा फिफ्थ प्लैनेट है। और अगर बात करें, अगर एमसीक्यूज आ जाए हमारा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मून कहाँ पे पाए जाते हैं, वो भी जुपिटर में पाए जाते हैं। तो ये आपको कैसे याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो जाहिर सी बात है बड़ा प्लैनेट है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून का होंगे जुपिटर्स पे होंगे। तो मून कितनी रेंज है मून्स की, वहां पे 79 टोटल मून एग्जिस्ट करते हैं। और एक सबसे बड़ा जो एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ पे पाया जाता है, वो भी जुपिटर पे ही पाया जाता है। तो ये भी एमसीक्यूज बहुत दफा रिपीट हो चुका है, तो ये भी आपको माइंड में रहे। और अभी तक तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि सोलर सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस सोलर सिस्टम, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इस सोलर सिस्टम के ऊपर आपको प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से प्लैनेट को क्या कहते हैं और कौन सा प्लैनेट कौन से नंबर पर आता है। तो वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस वीडियो को इंतज़ार ज़रूर करेंगे और वो वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी आफ्टर दैट सीरीज़। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे डिस्कस करने वाले हैं वो है नांगा पर्वत इज लोकेटेड इन विच रेंज। अच्छा, रेंज जो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भी एसपीएससी, पीपीएससी, केपीपीएससी वो भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो रेंज कौन सी है जहां पर नांगा पर्वत जो है वो लोकेट करता है, तो वो रेंज है हिमालयाज में। ठीक है, हिमालयाज के अंदर जो है वो नांगा पर्वत लोकेट करता है। ठीक है, इस रेंज के अंदर आता है हिमालयाज की। सो फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। नांगा पर्वत को हम लोकली कहते हैं दियामिर। ठीक है, और अगर हम ग्लोबली इसकी बात करें तो इसको ग्लोबली कहा जाता है किलर माउंटेन। ठीक है, ग्लोबली क्या कहते हैं हम इसे, किलर माउंटेन कहते हैं, और इसे लोकली कहते हैं हम दियामी। ठीक है, और नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत का जो मीनिंग है वो है नेकेड माउंटेन। नेकेड माउंटेन इसे क्यों कहा जा रहा है, द रीजन इज दैट क्योंकि टोटली जो है ना वो बर्फ से कवर है। ठीक है, इसी वजह से जो है ना, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ नांगा पर्वत और अ नेकेड माउंटेन। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू द विटामिन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि जो भी इंस्टीट्यूट है, आइदर एसपीएससी, पीपीएससी या केपीएससी या बीपीएससी, ये विटामिन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या टॉपिक होते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट के फेवरेट होते हैं। ठीक है, तो इस पे भी हम बहुत ही डेप्थ में एक अलग से सेपरेट आपको वीडियो बना के इस पे आपको A to Z विटामिन के सोर्सेज बताएंगे और आपको इसके डेफिशिएंसी भी बता देंगे किसमें क्या क्या डेफिशिएंसी के कॉजेस होते हैं। ठीक है, अभी हम सीरीज पे फोकस कर लेते हैं। तो सीरीज में एसपीएससी ने जो क्वेश्चन पीछे पूछा है वो पूछा है कि बताओ हमें कि हमें कैसे पता चलेगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है, तो कौन सा कॉज होगा वो कॉज। अब यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, जैसे कि रात को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो आपको ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा, ब्लर ब्लर दिखने लग जाएगा। तो आप इससे ही आप अंदाजा लगा लोगे कि क्या हो रहा है आपके साथ, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। तो आपको विटामिन ए की सोर्सेज पे फोकस करना चाहिए। ठीक है,
अगर डिटेल में अगर हम इसकी जाए तो ड्राई स्किन भी कॉज हो सकता है, और आपका इम्यून फंक्शन जो है वो भी, इम्यून सिस्टम में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अगर आपको कोई चोट लग जाती है उसमें भी रिकवरी में और डिले करता है। ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम दी विटामिन साइड। अभी तक तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि विटामिन्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम एक बिल्कुल अलग सेपरेट सीरीज़ बताएंगे जिसमें हम आपको सॉलेबल और इनसॉलेबल, वाटर सॉलेबल और वाटर इनसॉलेबल विटामिन्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, एंड नॉट द एवरी स्टूडेंट इज़ अ साइंस पर्सन, तो हर किसी को नहीं पता होता, तो इस पर वीडियो बनाना तो बनता है। ठीक है, तो सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये बहुत दफ़ा एसपीएससी, पीपीएससी और जितने भी कंडक्टर्स हैं, टेस्ट कंडक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा पूछ चुके हैं इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है ना, वो कॉज होती है बिकॉज अगर सिवियर डेफिशिएंसी कॉज हो जाए ना विटामिन डी की, मतलब बंदे में विटामिन डी खत्म हो जाए, तो उसे क्या हो जाता है, उसे रिकेट हो जाता है, उसे ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, उसकी हड्डियां जो है वो भुरभुरी होकर झड़ने लगती हैं, हेयर फॉल इससे ज़रूर हो जाता है, इससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर किसी को हेयर फॉल लड़की को हो रहा है, तो इट डज़ नॉट मीन कि आपको किसी की नज़र लग चुकी है या आप शैम्पू अच्छा नहीं इस्तेमाल करिए, तो इसका एक मेन कॉज ये भी हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो गई है। अच्छा, मैं यहाँ पे एडिशन करता चलूँ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में मूड स्विंग्स भी ज़्यादा होते हैं और एनर्जी भी डाउन हो जाती है अगर डेफिशिएंसी है। तो बजाय मूड स्विंग्स को ठीक करने के आप उनको विटामिन डी की सोर्सेज प्रोवाइड करें, तो ये ज़्यादा सही रहेगा उनके लिए। फिर तो आपको चाहिए कि हर टाइम विटामिन डी अपनी पॉकेट में ही रखें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा, जो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज एसपीएससी ने पूछा है, वो पूछा है रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर का ये डोमेन है। इसमें पूछा गया है हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैर स्टेमर। ठीक है, कैर स्टेमर। और अब अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स हर टेस्ट में आता है, चाहे वो वन टेस्ट हो या कमीशन की टेस्ट हो, तो करंट अफेयर हर टेस्ट में आता है। तो इस पे भी हम काम करेंगे, और सारे मिनिस्टर, हर कंट्री के मिनिस्टर्स वगैरह करेंगे। अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूं यूएसए की, तो अभी यूएसए का कौन सा करंट प्रेसिडेंट चल रहा है? वो डोनाल्ड ट्रंप चल रहा है। अब ये नहीं पूछा जाता, ये बिल्कुल सिंपल है। ये पूछा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो है करंट प्रेसिडेंट, लेकिन किस नंबर पे आता है? वो आता है 47th पे। पहले था 45th पे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद अभी जो चल रहा है उनका 47th नंबर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पे बहुत बहुत डेप्थ में हर मिनिस्टर की, हर कंट्री की अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें सारे करंट अफेयर हम कवर करेंगे। Okay, another question which comes from the side of PS, Pakistan Studies. लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहला तो एक एमसीक्यूज यही हो गया कि लियाकत अली खान कौन है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? पाकिस्तान के। अब आगे देख लेते हैं। वाइल एड्रेसिंग अ मीटिंग एट रावलपिंडी वॉज असैसिनेटेड ऑन, मतलब कि एक और एमसीक्यूज आ गया कि इन्हें रावलपिंडी के अंदर क्या किया गया था? शहीद किया गया था। अब हम डेट देख लेते हैं कि वो कौन सी डेट थी जिस दिन लियाकत अली खान साहब जो है वो शहीद हुए थे। तो वो डेट थी 16 अक्टूबर 1951। और अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जितने भी टेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपको तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको अक्टूबर, आपको महीना पता होना चाहिए, आपको डेट पता होना चाहिए, आपको साल भी पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे अक्टूबर जो है वो सेम है, 1951 भी सेम है। तो क्वेश्चन कहाँ से निकला है? क्वेश्चन निकला है डेट से कि बताओ वो पर्टिकुलर डेट कौन सी है जिस दिन लियाकत अली खान साहब शहीद किए गए थे, कहाँ पर? रावलपिंडी के अंदर। होप आई एम क्लियर टू यू। और यहाँ पर फर्दर डिटेल भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है हमारा, ये भी पीएस से पूछा गया है। दैट इज हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान थे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो द आंसर इज ख्वाजा निजामुद्दीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर इसकी डिटेल देखें, डिटेल में फर्दर अगर जाएं, तो ख्वाजा निजामुद्दीन कौन थे? ये फर्स्ट बंगाली थे जिन्होंने पाकिस्तान में गवर्न किया था,
और यहाँ पे एक स्पेशल एमसीक्यूज आ जाता है कि ये वाहिद पर्सनैलिटी थी जिन्होंने पहले एज अ गवर्नर जनरल इन्होंने रूल किया था, उसके बाद ये लेटर प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो एमसीक्यूज आ जाता है कि बताएं हमें कौन सी वो रूलिंग पर्सनैलिटी थी जो गवर्नर जनरल भी बने थे और प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। वो कौन थे? सर ख्वाजा निजामुद्दीन। और दूसरा एमसीक्यूज बनता है कि हमें बताएं कि कौन सा पर्सन था, रूलिंग पर्सन था जो गवर्नर जनरल भी बना था और यहाँ पे दूसरा प्रेसिडेंट भी बना था, गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट भी बना था, वो था सिकंदर मिर्जा। तो होपफुली ये आपको याद रहेगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर कौन बना था, वो ख्वाजा निजामुद्दीन बना था, और गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट कौन बना था, वो था सिकंदर मिर्जा। और याद भी क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस निकलते हैं। ये जो पोर्शन है पीएस वाला, इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन निकलते हैं। तो हम ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर जिस पोर्शन से हमें पता चल चुका है, एज आई सेड टू यू, कि हम एनालाइज भी करेंगे टेस्ट में कि भाई कौन सा वो पोर्शन है जिससे इन्होंने इतने क्वेश्चन निकाल दिए, उस पर हम उठा के मतलब अलग से भी वीडियो बनाएंगे ताकि बच्चों को फर्दर क्लियर हो सके कि भाई ये अगर टॉपिक आ गया ना तो इस टॉपिक के अंदर ये डिटेल है। इस डिटेल को डालने का भी यही मकसद था कि अगर आपको हमारी बात ना समझ आ रही है तो आप डिटेल पढ़ के भी आपको पता चल सके, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है, और अपने पास सेव कर सकें या नोटबुक में लिख सकें। ओके, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग टू यू अगेन एंड अगेन, टेक आउट योर नोटबुक्स एंड राइट व्हाटएवर वी आर सेइंग। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी पीएस से ही है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द डैश पार्ट ऑफ द साउथ एशिया। पाकिस्तान साउथ एशिया के कौन से पार्ट के अंदर आता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। वेस्टर्न साइड के ऊपर हम पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द साउथ एशिया। सो लेट्स सी द डिटेल, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टेस्ट में आपको हिट कर सकता है। पाकिस्तान, मैंने आपको पहले लाइन तो मैंने बता दी पढ़ के, ठीक है, और मैंने एमसीक्यूज भी इसी से ही था। बाकी के तीन पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ के ऊपर यहाँ कंपास देखेंगे तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि अगर हम नॉर्थ साइड देखें, ठीक है, कंपास का नॉर्थ साइड देखें ना, तो नॉर्थ में हमें पता चलता है, नॉर्थ पर क्या आता है पाकिस्तान के? चाइना आता है। क्या आता है नॉर्थ के ऊपर? चाइना आता है। द फ्रेंडशिप, मतलब चाइना के नाम से ही हमें पता चल जाता है भाई, फ्रेंडशिप, समथिंग फ्रेंडशिप वाला। तो नॉर्थ पर क्या आ रहा है? चाइना आ रहा है, ठीक है। और वेस्ट पे कौन आ रहा है? अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे कहाँ पर आ जाते हैं? वेस्ट पर आ जाते हैं। और ईस्ट को तो हम कैसे ही बोल सकते हैं, पाकिस्तान के ईस्ट कौन सा है? इंडिया है, ठीक है। होप आई एम क्लियर टू यू गाइज। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इंग्लिश के पोर्शन से, ठीक है। और इंग्लिश का पोर्शन किसी भी वन टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम आपको इंग्लिश तो प्रॉपर तरीके से करवाएंगे, फिर चाहे वो आपको ग्रामेटिकल करवाना हो हमने, या फिर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताने हो, या आपको फ्रेसल वर्ब्स बताने हो, या आपको हमने ईडियम्स बताने हो, तो वो हम आपको हर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताएंगे कि भाई दिस एंड दैट इज द थिंग जो कि पेपर में आ सकती है, ताकि आपको कोई भी सवाल ना जा सके। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर अगेन एंड अगेन रिपीटिंग इट कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड से, फैमिली से, और जितने भी लोग आपके आगे फर्दर टेस्ट देने वाले हैं उन सबसे शेयर करें। तो आंसर देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का। रिलेटिंग टू कलर्स, कौन सा इन चारों ऑप्शन में से वो चीज है जो कि रिलेटिंग टू कलर जा रहा है? तो वो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमेटिक, ठीक है। क्रोमेटिक इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड फ्रेज रिलेटिंग टू कलर्स, ठीक है। अब बाकी के तीन ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, क्या क्या पता किसी ना किसी एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाए। तो जियोग्राफी होता है द स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें आ जाती है वो हम पढ़ लेते हैं जियोग्राफी के अंदर। जियो का मतलब ही अर्थ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दो मेन, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, पैडागोगिकल वर्ड्स, जिसके अंदर हम बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज्यादा टेस्ट्स में पूछा जाता है। और मे बी आप लोगों में से भी हजारों लोगों ने देखा हो जो हमारी वीडियोस देख रहे हो कि हाँ ये हमारे किसी भी टेस्ट में आ चुका है, ठीक है। तो एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी क्या होती है? अब इस वर्ड को थोड़ा देख लेते हैं। एंट, ठीक है, एंट से हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या आता है हमारे दिमाग में? चूंटी, ठीक है। आंट होती है ना, ANT, ठीक है, वहां से ही आ जाते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे। ए फॉर आंट किसी ने पढ़ा होगा, ए फॉर एरोप्लेन किसी ने एप्पल पढ़ा होगा। तो आंट जो है ना वो है स्टडी ऑफ एंटमोलॉजी। और आंट क्या होती है? वो होती है इंसेक्ट। आई डोंट नो व्हाई आई एम कॉलिंग इट एंट एंड एंट, सॉरी, आंट एंड आंट। आंटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात हो रही है चूंटी की, ठीक है, एक इंसेक्ट की। फिर आ जाता है हमारे पास एथनोलॉजी। एथनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ
कल्चर होता है, ठीक है। कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसे हम एथनोलॉजी में पढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी में नहीं पढ़ते, एथनोलॉजी में पढ़ते हैं। होप आई एम क्लियर टू यू। इसकी फर्दर डिटेल भी आगे जो है हमने मेंशन की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इतनी डिटेल दी थी कि आपको वो एमसीक्यूज क्लियर हो चुका होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है रिलेटेड टू द इंग्लिश, और इसमें पूछा गया है कि हमें बताओ कि क्रिस्टल का जो एंटोनियम है, मतलब जो अपोजिट है, वो कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल मतलब क्लियर, ठीक है, कोई भी चीज जो क्लियर हो, जो साफ सुथरी हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट पूछा गया। अगर सिनोनियम पूछा जाता तो फिर ये करेक्ट होता। और ऑप्शन बी जो है ओपेक, यहाँ पे आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब वो कैसे, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर देता हूँ। आपको कोई भी रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बता देता हूँ ताकि आपको माइंड में बैठा रहे जब भी आपके टेस्ट में ये आ जाए। क्रिस्टल का अपोजिट तो आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टल का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। फॉर सपोज आप मिरर में देखते हो तो आपकी एक बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इमेज आती है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर इमेज आती है। लेकिन ओपेक क्या होता है, इसका बिल्कुल ही अपोजिट है, उसमें आप ट्रांसपेरेंट चीजें नहीं देख सकते। फॉर सपोज मैं यहाँ पे आपके माइंड में इमेज क्रिएट करूं, बीच में एक दीवार है, ठीक है, और एक साइड पे मैं खड़ा हुआ हूँ और एक साइड पे आप खड़े हुए हैं और बीच में दीवार है, तो हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो ओपेक वर्ड वहां पे यूज किया जाता है। और अगर हम फिजिक्स देखें या साइंटिफिक स्टडीज में देखें तो लाइट, लाइट वाली चीज में यूज किया जाता है कि ओपेक क्या होता है, लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, ऐसा मिरर जिसमें से लाइट क्रॉस नहीं कर सकती। Okay, another MCQs which comes from the side of English जो कि है सिनोनियम, ठीक है। द सिनोनियम ऑफ रिक्यूपरेट इज, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हम मतलब सिनोनियम एंटोनियम्स हमसे कोई वो नहीं है, मतलब हम इनसे अनजान नहीं। हमें पता है हर टेस्ट में हमारे सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स आएंगे, पर हमें ये नहीं पता कि इनको याद कैसे करें, मतलब कैसे पता है। तो मतलब नहीं पता होता हमें, अगर मतलब नहीं पता होगा तो हमें पता कैसे चलेगा ये सिमिलर किसके है, हमें पता नहीं चलेगा कि इसका अपोजिट क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम आपको फर्दर जब हम अपनी वीडियोस बनाने लगेंगे तो हम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सिनोनियम्स एंटोनियम्स ना उठाएं, हम सारे के सारे जो है ना वो सिनोनियम्स एंटोनियम्स उठाएंगे और आपको उसको याद करने का भी तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो जो आप कभी भूलें भी ना, ठीक है। और अगर आप मतलब कोई कमीशन का टेस्ट दें या CSS या PMS या आप PCS का टेस्ट दो तो आपको वोकैबलरी की जरूरत होती है। तो आप अगर हमारी सीरीज वाइज वीडियोस देखते जाएंगे तो आपकी वोकैबलरी भी ऑब्वियसली वोकैबलरी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं रेक्यूपरेट का सिनोनियम, ठीक है। तो पहले इसका मतलब बता देती हूँ। रेक्यूपरेट का मतलब होता है सेहतियाब होना, ठीक है, सेहतियाबी, तंदुरुस्ती, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ऑप्शन बी ही आपको राइट लगेगा और वो ही राइट है, ठीक है, क्योंकि रिकवर एंड रेक्यूपरेट ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम है। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर MCQ, क्योंकि इसकी डिटेल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। रेक्यूपरेट का मतलब होता है रीगेन हेल्थ, ठीक है। स्ट्रेंथ, जैसे मैंने आपको तंदुरुस्ती बताया था, स्ट्रेंथ हासिल करना, रिकवर करना फ्रॉम इलनेस, एक्सर्शन और लॉस, ठीक है। इन सारी ये जो जितने भी वर्ड्स लिखे हुए ना, ये सारे किसके मतलब है, ये सारे रेक्यूपरेट का मतलब है कि आप किसी भी चीज से रिकवर हो रहे हैं ना, मतलब आप सेहतियाब हो रहे हैं, ठीक है। आपको हेल्थ दोबारा मिल रही है, आप सेहतियाब हो रहे हो, आपको स्ट्रेंथ दोबारा मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा टेस्ट दे देके बहुत काफी टाइम ये होता है कि हमारा लक नहीं चल रहा होता या कभी हमारे नसीब में नहीं होता, तो हम टेस्ट देकर इतनी मेहनत करके भी उसे क्लियर नहीं कर पा रहे होते। इट डज नॉट मीन कि आपने पढ़ा नहीं था, इट मीन्स कि यार अल्लाह ताला ने कुछ और सोच के रखा होगा आपके लिए, और वो क्योंकि वो तो बेहतरीन, मतलब जो वो आपके लिए सोचेगा ना वो तो बेहतरीन है, ठीक है। आप वो सोच भी नहीं सकते जो वो आपके लिए सोच रहा होगा। तो रेक्यूपरेट इज द मीनिंग, जिसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेंथ हासिल करना, स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्रॉम द पेन, फ्रॉम द सफरिंग, ठीक है। एज अ प्रैग्मेटिक आई एम यूजिंग दैट वर्ड। अगर इसको एज अ सेंटेंस फॉर्म में मैं आपको समझाऊं तो सेंटेंस में आप इसे कैसे यूज करेंगे, आफ्टर अ टफ रेस। अब रेस कोई सी भी हो सकती है, रेस ऑफ लाइफ भी हो सकती है, या जो हम जिसमें दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, वो वाली रेस हो सकती है। आई नीड टू रेक्यूपरेट एंड रिकवर माई स्ट्रेंथ, मुझे अब क्या करना है, मुझे कोशिश करनी है, मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की कि अब मैं अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा रीगेन करूँ और रीस्टार्ट करूँ विद TCL। सो लेट्स बिगिन योर जर्नी विद अस, और आप हम पे भरोसा करें कि हम आपको ज़रूर कोई ना कोई टेस्ट की तो सीट दिलवा ही देंगे इंशाल्लाह। इफ़ यू आर वाचिंग आवर वीडियोस रेगुलरली और आप हमारी सारी सीरीज़ की वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई सीट तो मिल ही जाएगी, क्योंकि MCQs निकलेंगे कहाँ से, वही सिनोनियम्स हैं, वही एंटोनियम्स हैं। और मुझे समझ नहीं आता, मैं इधर एक इस चीज़ को साइड करके एक और बात भी करना चाहूँगी कि हम यही सारी चीज़ें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं और फिर हम फिर से वही चीज़ें पढ़ने के लिए किसी भी अकेडमी जा रहे होते हैं। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई वी बिगिन आवर अकेडमी, वाई वी स्टार्ट द चैनल, क्योंकि वैसे तो हम अगर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करें बाकी सबसे या फेसबुक के थ्रू करें तो इतने लोग नहीं आएंगे, बट यूट्यूब एक
ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सर्च करोगे तो यू सॉ आवर वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर वीडियो देखेंगे और ज़रूर जो है ना इस चीज़ से आप फैजियाब होंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे एडिशन करें और जैसे कि हमने बात की थी कि हम आपकी वोकेबलरी में इजाफा करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक वर्ड का इजाफा करता हूँ आपकी वोकेबलरी में और आपको टास्क भी देता हूँ जो कि आपको पूरा करना है और अपनी वोकेबलरी में ऐड करना है। वो ये है, ये रेक्यूपेरेट, ठीक है। ये वर्ड अभी आज से आप अपनी वोकेबलरी में ऐड कर दे। वो कैसे करेंगे? आप एक सेंटेंस यूज करते हो रेगुलर बेसिस पे या बहुत ही मतलब यूज होता रहता है आपका, ठीक है। वो कौन सा सेंटेंस है? आप बोलते रहते हैं हर किसी को, मैं अल्लाह रिकवर यू, मैं अल्लाह स्पीडी रिकवर यू, ठीक है। तो ये आप सेंटेंस बहुत दफा ये रिपीट करते हैं। तो मैं चाहता हूं अब आप बोलें, इंस्टीड ऑफ मैं अल्लाह स्पीडी रिकवर यू, आप बोलने लग जाए मैं अल्लाह स्पीडी रेक्यूपेरेट यू, ठीक है। तो ये आपका टास्क है। मैं चाहता हूं आप वोकैबुलरी में एडिशन करें और ये यूज करना शुरू कर दें। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉग्निटो, ठीक है। तो इनकॉग्निटो क्या होता है? ये स्पेशली यूज किया जाता है वेबसाइट्स वगैरह में, क्रोम हो गया, ये ऐसे दूसरी जो वेब ब्राउजर्स होते हैं इनमें यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है? टू हाइड दी थिंग्स। जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो वो सीक्रेटली आप यूज कर रहे होते, जैसे हैकिंग हो गई या दूसरी एक्टिविटीज हो गई, आप सीक्रेटली कर रहे हो, किसी से आप शेयर नहीं करना चाहते, वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज आप किस पे कर रहे थे? इन कॉग्निटियो पे कर रहे थे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन, राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अगर हम फर्दर इसकी डिटेल देखें, इनकॉग्निटियो क्या होता है? हमारी आइडेंटिटी को छुपाना, ठीक है। ऐसी आइडेंटिटी जो आप किसी को दिखाना नहीं चाह रहे। फॉर सपोज अगर हम उर्दू में बात करें, हम ये बोलते रहते हैं हमेशा कि होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। ये इंसान मतलब अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, ठीक है। तो ये किस वर्ड में, ये ज्यादातर ये इस चीज के लिए, इस पर्सनैलिटी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इनकॉग्निटो, ठीक है। अब मैं आपके लिए यहाँ पे निमोनिक लेकर आया हूँ। निमोनिक क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो आप एसोसिएट कर सके दूसरे वर्ड से, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए वो चीज। अब यहाँ पे निमोनिक बनाया इनकॉग्निटो को दो सिलेबस से पहले हमने सेपरेटली बताया कि इन मतलब समझो नोट, ठीक है। इनका मतलब क्या हो गया? नोट। और कॉग्निटो को हमने कर दिया कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है? हमारा माइंड प्रोसेस होता है, ठीक है। किसी भी हम चीज को क्या कर रहे थे? कॉम्प्रीहेंड कर रहे थे और क्या कर रहे थे? देख रहे थे। तो इनकॉग्निशो क्या हो गया यहाँ पे? नॉट कॉग्निशन। मतलब क्या? नॉट रिकॉग्नाइजेबल, जो चीज हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने पर्सनैलिटी के बारे में बताया कि क्या कर रहे होते लोग बाहर से कुछ और दिखा रहे थे और अंदर से कुछ और होते, तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे उनकी एक्चुअल नेचर। तो होपफुली यू आर क्लियर एंड यू आर आल्सो क्लियर अबाउट दिस। Okay, another question which comes from the side of English. Make one's flesh creep means ये एक idiom है जिसका meaning होता है to frighten someone. Okay, let's see the detail of that MCQs. Okay, let's imagine a creepy spider crawling on your skin, making your flesh creep. इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो ना, ठीक है, और वो अचानक से आपके सामने आ जाए, मे बी आपने कोई हॉरर मूवी देखी हो और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्राइटेंड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा डर चुके हो, तो आपको मतलब पूरी बॉडी में आपको क्या होता है? गूज़बम्स हो रहे होते हैं। सो एट दैट टाइम यू वर यूजिंग दैट पर्टिकुलर फ्रेज। होप आई एम क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा ये इडियम, लेकिन आपको पता नहीं होगी इसकी रूट्स कहाँ से कनेक्टेड है इस इडियम की। हमेशा याद रखना अपने माइंड में, हर इडियम की किसी ना किसी चीज से रूट्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर क्लियर करूँ, लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो है उनको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। उन्होंने ये इडियम देखा होगा होमर के इलियड वर्क में। होमर एक ग्रीक फिलोसोफर था, ठीक है। उसका वर्क था इलियड, उसमें ये वो इडियम यूज किया गया था, एक्लिक्स हील्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक आपको बताता चलता हूँ कि एक हील्स कहाँ से, ये इडियम कैसे बना आकर। अब ग्रीक मेथोडोलॉजी में एक उनका मतलब बिलीव होता था, जैसे हिंदुओं का बिलीव होता है कि गंगा जल होती है, ठीक है। गंगा जल होती है उनकी, उसमें अगर वो डुबकी लगाएंगे तो उससे क्या होगा? उनके उनके सिन सारे जो उनके पाप वगैरह होते हैं वो धुल जाते हैं। ऐसे ही ग्रीक मेथोडोलॉजी में एक बिलीव होता था, उनका रिवर उन्होंने बनाया हुआ था, जहाँ पे बच्चों की माँ का क्या करती थी, वो अपने बच्चों को वहां पे डुबकी लगवाती थी। और उनका ये बिलीव था अगर इसमें डुबकी लगवा दी तो बच्चे की क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और उसको कोई भी थ्रेट नहीं कर सकता। तो ये एक ग्रीक वॉरियर था जिसकी माँ ने रिवर में डुबकी लगवाई थी ऐसे उल्टा करके। लेकिन गलती माँ ने क्या की थी? बच्चे को हील में से पकड़ा हुआ था, जो कि हील
पूरी रिवर में नहीं जा सकी, ठीक है, नहीं जा सकी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चा पूरा स्ट्रेंथफुल तो हो गया, लेकिन क्या बच गई, हील बच गई। अब क्या होता है, उसने 100-150 वार की जिसमें वो जीत गया, और सबका बिलीव यही था ग्रीक मेथोडोलॉजी में कि ये इस वॉरियर को कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक वॉर में एक तीर चलता है दुश्मन की तरफ से और वो डायरेक्ट लगता है उस वॉरियर की हील में, और वो वहीं पे ही मर जाता है, और वहां से ये इडियम बन गया, एक ही हील्स। अब जैसे इंडियन इंडियन की मूवी में, जो साउथ इंडियन मूवी थी बाहुबली था, उसमें उसमें ये बिलीव था कि बाहुबली को कोई नहीं मार सकता एक्सेप्ट दी हिज मामा। मामा कौन था, कटम्पा, ठीक है, उनके उसके अलावा नहीं मार सकता। तो ऐसे ही ग्रीक मेथोडोलॉजी में इनका ये बिलीव था, उनकी माँ ने हील पूरी नहीं डाली थी, जिसकी वजह से वो तीर हील में लगा और बेचारा मर गया। तो इसका मीन चलिए देखते हैं, इसका मेन ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, जिसका मतलब क्या है, अ मेटाफर फॉर द फेटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ। अब ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं करते, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिटेल लिख ली है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, या आप स्टॉप करके आप देख भी सकते हैं कि एक हील्स का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी वीकनेस जिसकी वजह से आप डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। Another question which comes from the side of PS. Kotri Barrage is situated on which river? कोटरी बैराज कौन से रिवर के ऊपर सिचुएट करता है, मतलब है, तो वो है इंडस रिवर के ऊपर। ओके, सो लेट्स सी द डिटेल ऑफ दैट एमसीक्यूज। द कोटरी बैराज इज ऑल्सो नोन एज द गुलाम मोहम्मद बैराज। अच्छा, यहाँ पर दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक तो एमसीक्यूज ये बन सकता है कि ओल्ड नेम कोटरी बैराज का क्या था, तो वो था गुलाम मोहम्मद बैराज। और ये भी बन सकता है कि बताएं कि दूसरा नाम कोटरी बैराज का क्या था, तो वो भी क्या था, गुलाम मोहम्मद बैराज ही था, ठीक है। और ये कंप्लीट होता है 1955 के अंदर। ये एमसीक्यूज बहुत टाइम एसपीएससी पूछ चुका है कि कोटरी बैराज या गुलाम मोहम्मद बैराज वर्ड नहीं यूज करे वो, और पूछे आपसे कि बताएं कब कंप्लीट हुआ था, तो ये होता है 1955 के अंदर, और ये सिचुएट करता है ऑन दी इंडस रिवर, जो कि आता है बिटवीन जमशोरो एंड हैदराबाद। होप आई एम क्लियर टू यू। ओके, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज पूछा गया है related to the GK, that is which African country split in 2011। अब पूछा गया है कि अफ्रीकन का बताओ कौन सा वो कंट्री था, कौन सा कंट्री था जो कि अफ्रीका से अलग हुआ था और खुद को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया था। वो था हमारा सूडान, ठीक है, सूडान बोले या सुडान बोले, जो भी आपको सही लगे, आपको राइट प्रोनाउंसिएशन लगे, आप बोल सकते हैं। Another question which comes from the side of GK. In which year did the Titanic sink? दुनिया का सबसे पहला बड़ा बहरी जहाज, ठीक है, वो कब सिंक हुआ था, वो कब डूबा था, तो वो डूबता है 1912 के अंदर। ओके, होप। और ये एमसीक्यूज इतना इंपॉर्टेंट है इस चीज को, तो आप मतलब रट लो कि 1912 के अंदर जो है टाइटैनिक सिंक हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत बार रिपीट हो चुका है पेपर्स में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एडिशन कर दूं, 1912 में टाइटैनिक सिंक हुआ था, मतलब डूबा था 1912 में, और 1930 में क्या हुआ था, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो ऐसे आप याद रखना साथ कनेक्ट करके, ताकि आपको ये चीजें याद रहे। ओके, अनदर क्वेश्चन जो कि हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है साइंस से रिलेटेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। अब इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट होता है, आपको साइड में पिक्चर दिख रही होगी, ये हमने इसीलिए लगाई ताकि आपको पिक्टोरल जो है ना रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों किसका हिस्सा है, न्यूक्लियस का हिस्सा है, और ये आते हैं किसमें, एटम के अंदर आते हैं, ठीक है। होप आई एम क्लियर टू यू, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसे भी आ सकता है कि बताएं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसका हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस का हिस्सा है, ठीक है। फर्दर डिटेल इस एमसीक्यूज की देख लेते हैं। तो ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं जिसमें आपके और भी 3 एमसीक्यूज मेजरली क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या क्लियर होगा कि जे थॉमसन ने डिस्कवर इलेक्ट्रॉन कौन से साल में किया था, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था 1897 के अंदर। ओके, उसके बाद जो सेकेंड एमसीक्यूज आपका क्लियर हो जाएगा कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन डिस्कवर किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंदर। साइंस के क्वेश्चन, साइंस के स्टूडेंट्स को तो ये बात पता ही होगी, लेकिन जो बच्चे अदर फील्ड से आते हैं उनको ये चीजें नहीं पता होती, तो होप उनको भी ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जेम्स कैडविक ने। तो यहाँ आपके 3 साइंस के और फर्दर एमसीक्यूज एक ही एमसीक्यूज के अंदर हमने आपको कवर करा दिए हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आया है वो कवर किया गया है जीके में से।
तो इसमें पूछा है हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, तो वो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 170। लेकिन ये कैसे हो रहे हैं और किस प्रोविंस में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं और टोटल कैलकुलेट करके कैसे 170 बन रहे हैं, तो हम वो डिटेल वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में सेपरेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो वो कैसे बन रहे हैं, जैसे कि पंजाब ने कवर कर दिया 42, ठीक है, पंजाब ने 42 कवर कर दिए। उसके बाद आ गया हमारा केपी के 38 कवर कर रहा है केपी के, और 36 बलोचिस्तान, सिंध कर रहा है 30 डिस्ट्रिक्ट कवर, गिलगित कर रहा है 40 डिस्ट्रिक्ट कवर, और एंड में हमारा आ जाता है आजाद कश्मीर, उसने 10 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हुए। अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे इन सबको मिला के, तो हमारे टोटल बन जाएंगे 170 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक, Okay, another question which comes from the side of PS. Who remained the Governor General and also the Prime Minister of Pakistan? अच्छा, यहाँ पर दो MCQs मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पर आई थिंक ये तो एमसीक्यूज हमने कवर कर लिया है प्रीवियस वाले, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने हाँ, बार बार रिपीट किया था ये, कि कौन सी पर्सनैलिटी, रूलिंग पर्सनैलिटी थी जो कि गवर्नर जनरल भी बना था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बना था। अब ये व्यूअर्स खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं ना उनको भी कितना याद हो रहा है और हमारे लेक्चर का कितना इफेक्ट हो रहा है उनके माइंड में। तो ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मेंशन करें। hopefully you are enjoying our collaborative videos. Okay, next MCQs हम देख लेते हैं। Collectively, how many governor generals ruled over Pakistan? अब आपको बताना है कि कितने गवर्नर जनरल ने रूल किया है पाकिस्तान में। यहाँ पिक्चर लगी हुई है और आपको आंसर पता चल ही चुका होगा मेरे बताने से पहले कि ऑप्शन डी इज द राइट वन। तो डिस्कस कर लेती हूँ मैं इसे कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब कायदे आजम। ठीक है, ये उनका कायदे आजम इज अ टाइटल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। फिर सेकंड पर्सन जो थे वो हैं सर ख्वाजा निजामुद्दीन। थर्ड बंदा कौन था, थर्ड थे मलिक गुलाम मोहम्मद, फोर्थ थे सिकंदर मिर्जा। तो ये चार बंदे वो हैं जो कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। चलो यहाँ पे एक माइंड में एक एमसीक्यूज आता है कि सिर्फ टोटल 4 ही गवर्नर जनरल क्यों बने, जबकि प्राइम मिनिस्टर्स भी इतने, प्रेसिडेंट भी इतने नंबर कवर कर रहे हैं, तो सिर्फ गवर्नर जनरल 4 क्यों बने। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था पाकिस्तान का, और तब क्या चल रहा था, रूलिंग जो गवर्नर थी वो था प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल थे। और जैसे ही 1956 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो गवर्नर जनरल जो था वो शिफ्ट हो गया प्रेसिडेंट में, जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है, अभी तक सिस्टम चल रहा है। अब क्या सिस्टम चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो क्या हुआ था, सिकंदर मिर्जा जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, वो 1956 में क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा गया है वो पूछा गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन दी 12th मार्च। अब इन्होंने 12th मार्च मतलब डे और मंथ बता दिया, अब हमें बताना है किस साल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुई थी। तो वो साल कौन सा था, 1949। ठीक है, कौन सा था, 1949। अब ये हमें कैसे याद रहेगा, जैसे कि पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, और 2 साल ऐड कर दो, 1949 आ गया। तो ये ऐसे ही याद रखना कि 2 साल के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया था। और दूसरा एमसीक्यूज, इसमें से दूसरे एमसीक्यूज ये बन सकते हैं कि किन के रीजन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था असेंबली में। तो वो थे कौन, याकत अली खान। ठीक है, याकत अली खान फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनके रीजन में ये प्रेजेंट किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और दूसरा एमसीक्यूज बनता है कि कितने मेंबर्स ने फेवर किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। दैट वाज टोटल 21 मेंबर्स दैट फेवर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। Another question which comes from the side of PS. खंजराब पास is situated in which range? खंजराब पास कौन सी रेंज के अंदर आता है, तो खंजराब पास आता है कराकरम रेंज के अंदर। ठीक है, लेट्स सी दी फर्दर डिटेल ऑफ दैट एमसीक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अदर नेम ऑफ खंजराब पास क्या है, फ्रेंडशिप गेट है, बिकॉज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान की दोस्ती। ठीक है, खंजराब पास जो है वो कनेक्ट, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि खंजराब पास जो है वो कौन से बॉर्डर को कनेक्ट करता है पाकिस्तान से, तो वो चाइना को जो है कनेक्ट करता है। खंजराब पास इज अ बॉर्डर कनेक्टिंग टू चाइना इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। यहाँ दो चीजें दोबारा आपके दिमाग में रिपीट हो गया कि चाइना कौन सी साइड आ रहा था, नॉर्थ साइड आ रहा था। चाइना और पाकिस्तान को कौन सा बॉर्डर कनेक्ट करता है, खंजराब पास कनेक्ट करता है। ठीक है, और बॉर्डर कौन सा होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है हमारा, इसमें पूछा गया है रिवर डैश फ्लोज बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया एज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रांस बाउंड्रीज क्या होता है। ट्रांस बाउंड्रीज वो चीज होती है, तब ये वर्ड तब यूज किया जाता है जब एक चीज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही हो, चाहे वो रिवर हो या कोई वायरस हो। ठीक है, तो वायरस जो है कोविड-19 जो है वो सबसे ज्यादा ट्रांस बाउंड्रीज
कर रहा था, क्योंकि एक चाइना से होकर फिर वो पाकिस्तान आया और ग्लोबली मतलब फैल रहा था। ऐसे ही कौन सा रिवर पूछा गया है जो पाकिस्तान और इंडिया से जाता जाता पाकिस्तान में वो कनेक्ट हो रहा है, तो वो कौन सा है हमारा? रावी रिवर। Okay, another MCQs which comes from the side of PS. Which Pakistani climber decided to climb Mount Everest without oxygen for a world record? वो कौन सा पाकिस्तानी क्लाइंबर था मतलब हाइक करते हुए जो विदाउट ऑक्सीजन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था? तो वो थे मोहम्मद अली सतपारा, जिनकी डेड बॉडी मिली थी 26 जुलाई 2021 को। अच्छा, एक और एमसीक्यूज निकल सकता है इसमें कि बताएं कि मोहम्मद अली सतपारा के साथ जो आइसलैंड से जो बंदा था वो कौन था? तो उनका नाम था जॉन स्नॉरी। ठीक है, क्या नाम था उनका? जॉन स्नॉरी एंड चिली जॉन फैब्लो। ठीक है, ये उनके 2 बंदे और थे इनके साथ। ठीक है, होप आई एम क्लियर टू योर फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज हाउ मेनी आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी। अब जीएमटी में पूछा गया है कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने आवर्स आगे चलता है। ठीक है, तो वो +5 आवर्स आगे चलता है। ठीक है, ऑप्शन जो ए जो है वो हमारा करेक्ट है, सही है। Okay, the last question which we discuss in that series video part 1, तो वो है हमारा which of the following prayer, जो कि इस्लामियत से बिलोंग करता है। और आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि इस्लामियत से वो सही एक क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस्लामियत से भी आपके तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। और ये सीरीज वाली जो वीडियो थी, ये हमने आपको वो एमसीक्यूज उठा के बताए थे पास पेपर्स के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर पेपर में बार बार असिस्टेंट के रिवाइज हुए। तो इसमें इसके जितने भी हम पार्ट्स अपलोड करते जाते हैं सीरीज के अंदर, आप वो सारे पार्ट्स देखिएगा और उसमें हम सारे के सारे असिस्टेंट के क्लियर कर देंगे एमसीक्यूज। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द एमसीक्यूज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेयर डज नॉट इंक्लूड अजान? ठीक है, कौन सी वो नमाज है जिसके अंदर अजान नहीं होती? तो वो नमाज है बोथ ए एंड बी, ईद एंड जनाजा की वो नमाजें हैं जिसके अंदर अजान नहीं दी जाती। होप द वीडियो इज क्लियर टू यू और आपको हर एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ आया होगा और याद भी रहेगा। ठीक है, और अगर आपको याद ना भी रहे तो आप ये वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं विद योर नोटबुक, जिसमें आप ये नोटिस कर सकें सारी की सारी चीज़ें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा हमारे साथ और हमारी कोलैबोरेटिव वीडियो देखकर आप बोर नहीं हुए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको और फर्दर वीडियोस मिल सकें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।